अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके अंदर पहले जो हमने देखा था विद हमने रूल्स थे जो पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 के, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था रिकवरी ऑफ लैंड एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। पहले हमने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू क्या होता है, फिर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये हमने पढ़ लिया था। अब लास्ट टाइम तक 91 तक हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था, 76 से। हमने 91 तक इसको देखा, टोटल 74 से 91 तक। आज जो टॉपिक है वो है सेल, प्रोसीजर ऑफ सेल। हमने देखा कि उसके मॉड्स में एक मॉड था, जब हम 80 पढ़ते हैं स्पेसिफिकली 80 में रिकवरी की बातें शुरू होती हैं। क्या क्या मॉड, उसके अंदर एक मॉड था सेल। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि वो सेल एक्चुअली टेक प्लेस कैसे होनी है, कौन करेगा, क्या प्रोसीजर है, ये सारों को पता है। आप माशाल्लाह सारे सीपीसी और ये सारे आप सारे ज्यूरिस्ट भी हैं, जज भी हैं सारे, तो आपको पता है। लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं। तो आज जो हमारा पहली बात है वो है प्रोक्लामेशन ऑफ सेल। प्रोक्लामेशन का मतलब क्या होता है, अनाउंस करना, रिटन बताना, जिसे कहते हैं हम इश्तिहार लगवा देना कि ये ज़मीन सेल होने जा रही है, कि ये डिफ़ॉल्टर था, डिफ़ॉल्ट इसका इतना बढ़ गया कि इसके अंदर ये हमें सेल करनी पड़ रही है। कौन सेल कर रहा है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू सेल हो जाएगी। अब ये क्या होगा, जब ये सैंक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो कलेक्टर इशू करेगा क्या, प्रोक्लामेशन, ठीक है। और उसमें ये लिखेगा इंटेंडेड टू सेल। उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफाई होगा प्रोक्लामेशन के अंदर, डेट टाइम प्लेस ऑफ सेल, जो कि एक बात होती है। फिर प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड इफ इट इज़ अ होल्डिंग, एक पूरी होल्डिंग है, तो द लैंड रेवेन्यू असेस देयर ऑन एंड पेएबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, कितना लैंड रेवेन्यू और कितना पे ऑफ, वो सारा दिखना है। फिर इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ टू बी सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एन एरियर्स, तो फिर उसके ऊपर ये भी लिखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्बरेंसेस, जो उसके ऊपर टैक्सेस इनकम्बरेंसेस हैं वो, ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एनी, अगर कोई है तो, लाइक जैसे कि एक परफॉर्मा देखते हैं वो सब लिखना है। फिर इफ द प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड अदरवाइज देन द रिकवरी ऑफ एरियर्स, उसका भी वो लिखना है कि हम किस मतलब किस पर्पस, आपने देखा होगा क्रिमिनल हो, सिविल हो, फैमिली हो, जहाँ पे भी देखते हैं कि इससे पैसे कैसे रिकवर किए जाने हैं, वो ये कहता है इस ऐसे किए जाने जैसे कि रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है। तो वो इस बात की इस वजह कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि एरियर्स हो, एरियर्स की भी बात कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बातें हैं जो है वो क्या करनी है आपने। इसको बंद करो, इसका शोर ज़्यादा है, ये नीचे से चलो। वो बंद हुआ, हाँ उसको ऑन कर दो जी। फिर है ये हो गया सारा। उसके बाद अमाउंट, कितनी अमाउंट है जिसकी रिकवरी होनी, वो भी लिखना है प्रोक्लेमेशन में। हाँ, जिससे हम कहते हैं जी नीलामी, लाइक एक नीलामी का आता है, एक सेल का ऑर्डर आता है, उसके ऊपर जो जो नेसेसरी चीज़ें वो लिखनी है। और फिर क्या लिखना है, द प्लेस ऑफ सेल स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए, जगह लिखनी है। एंड शैल बी ईदर द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर होगा वो, या some other place appointed by the collector on this behalf, and state and situate are in near the property to be sold, जो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द मौजूद होगी। फिर उसके बाद अगली बात है, जब ये हो जाता है प्रोक्लामेशन, फिर क्या होता है, इंडेमनिटी टू रेवेन्यू ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लामेशन, उनको क्या मराद देनी है, वो सारी चीज़ें के। इंडेमनिटी होता है जो छूट होती है, मतलब छूट से मुराद है कि अगर ये सेल करवाते हैं, कल इनके खिलाफ कोई पर्चा हो जाए, क्या हो जाए, तो इनको ये उससे इस्तिस्ना, प्रिविलेजेस जिसको हम कहते हैं वो,
कहता है द रेवेन्यू ऑफिसर शेल नॉट बी आंसरेबल फॉर एनी एरर, मिस स्टेटमेंट और मिस और ओमिशन इन एनी प्रोक्लेमेशन अंडर 92, जो हमने 92 में देखा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये इंडेमनिटी है उसके लिए, ठीक है। हाँ, आर मेड डिसऑनेस्टली अनलेस द सेम हैज़ बीन मेड कमिटेड आर मेड डिसऑनेस्टली, अगर तो डिसऑनेस्टली फिर आंसरेबल है, अदरवाइज नहीं है। ये इसकी इंडेमनिटी थी। अगली बात, पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन। अब ये जब प्रोक्लामेशन हो जाएगा फिर इसको पब्लिश करवाएंगे, तो वो पब्लिकेशन है। वो कैसे? अ कॉपी ऑफ प्रोक्लामेशन शेल बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर, उस पर डिफॉल्टर पे सर्व करेंगे, एंड टू बी अफिक्स्ड, चस्पांदगी, चस्पा करेंगे, इन अ कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ तहसीलदार ऑफ द तहसील एंड विच द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज सिचुएटेड, जिस प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पे है वहाँ पे, एंड आल्सो बी पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर के भी, तहसीलदार के ऑफिस में भी उसको भी सर्व किया जाएगा। फिर द प्रोक्लेमेशन शैल फर्दर बी पब्लिश इन द मैनर, वो सेक्शन 26 में हमने देखा है, वो अखबार में भी दे देते हैं, वो सारा कर देते हैं, उसके मुताबिक वो कलेक्टर इसके एक्सपेंड जो जिस तरह वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए उसके मुताबिक कर लेगा। और कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन आल बी पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विच द एरिया विच प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में भी ये लग जाएगा। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो हम यूनियन काउंसिल समझते हैं वहाँ पे भी लग जाता है, ठीक है। फिर है जी टाइम एंड कॉन्डक्ट ऑफ सेल, डेफिनेटली किस वक्त कैसे कॉन्डक्ट होगी। द सेल शेल नॉट टेक प्लेस ऑन अ फ्राइडे और अदर हॉलीडे, क्योंकि उस वक्त फ्राइडे होता था या कोई भी मतलब हॉलीडे वाले दिन ये सेल नहीं होगी, पहली बात। Until after the expiration of the least 30 days, at least 30 days from the date on which a copy of proclamation was posted in the office of collector, और 30 दिन वेट करना है कि भाई सेल होने जा रही, हो सकता है वो अरेंज कर ले पैसे, कि 30 दिन तक वेट करना है। संडे वाले दिन नहीं होनी चाहिए, किसी भी हॉलीडे, फ्राइडे या हॉलीडे वाले दिन प्रोक्लेमेशन मतलब सेल नहीं होनी चाहिए। फिर the sale shall be by publication and shall be conducted either by the collector in person or by revenue officer specially appointed by on this behalf, ठीक है। अगली बात, पावर टू पोस्टपोन सेल 96 क्या कहता है? क्या कलेक्टर, हाँ, कलेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन द सेल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वो कहता है सर 10 दिन 15 दिन महीना ठहर जाओ, मैं पैसे दे देता हूँ, तो वो फिर महीना फिर आ जाता है, फिर तो रिटर्न रीजंस दे के वो क्या कर सकता है, इसको पोस्टपोन कर सकता है। इसी तरह स्टे ऑफ सेल को स्टे भी किया जा सकता है। इफ एट एनी टाइम बिफोर द बिडिंग एट एनी ऑक्शन इज कंप्लीटेड, द डिफॉल्टर और एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द लैंड और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी pays the year in respect of which the property has been proclaimed for sale together with the cost incurred for the recovery thereof, जो खर्चे आए वो भी, और वो अगर वो पे करता है तो स्टे कर देते हैं। हाँ, वो भी लेने हैं डेफिनेट एरियाज जी। टू बी ऑफिसर कंडक्टिंग द सेल, किसको? जो ऑफिसर कंडक्ट करवाने आया है उसको दे देंगे। द आर प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑफिसर दैट ही हैज़ ऑलरेडी पेड द सेम, या प्रूव देके देखो जैसे बैंक के जमा कराए हैं, ठीक है। और उसी तरह पैस के अंडर 76 आर एंड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, वो जैसे हमने पढ़ा था वो जमा करवा दिया, जो प्रोसीजर है। फिर 98 है जी आपका डिपॉजिट बाय परचेजर इन केस ऑफ सेल ऑफ इमरो प्रॉपर्टी, अगर सेल हो जाती है हाँ तो वो दे देता था व्हेन द हाईएस्ट बिड। अब ये ऑक्शन, हाँ ऑक्शन है ना, बिड होती है तो बिडिंग होती है, भाई ये बिक रही है, रेट लगाता है। मतलब जब भी आप ऑक्शन करते हैं ना तो प्रोक्लेमेशन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। क्या होता है? नीलामी, ठीक है। जब वो नीलाम करते हैं तो फिर ओपन बिड होती है, लेकिन मिनिमम बिड दी जाती है। लाइक अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी देखते हैं कि जनाब 10 करोड़ से या 10 लाख से शुरू होगी कम से कम बिड,
तो जो हाईएस्ट बिडर होगा वो एलिजिबल हो जाएगा खरीदने में। वो कह रहा है कि व्हेन द हाईएस्ट बिड एट एन ऑक्शन हैज़ बिन ascertained, the person who made that bid shall क्या करेगा, on the requisition of the officer conducting the sale pay to that officer a deposit of 25%। उसका फॉरन कितने परसेंट देगा वो, 25। कंडक्टिंग ऑफ सेल ऑफिसर होगा, हाँ उसको 25%, ठीक है। और फिर क्या करेगा, on the amount of his bid and shall on payment thereof be declared to be purchaser, उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज ऑफ एनी राइट ऑफ प्रियम्पशन अंडर द लॉ इन्फोर्स। लेकिन राइट ऑफ प्रियम्पशन तो फिर किसी का भी हो सकता है ना, वो तो फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो 91 वाली बात, वो बात की बातें हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू पे डिपॉजिट, अगर परचेजर ने 98 में 25% दे दिया, बाकी दे नहीं रहा, या कहता है मैं दे देता हूँ और फेल हो जाता है, तो फिर क्या करना है, फिर रीसेल होगी, जैसे बाकी दोबारा ये प्रोसीजर सारा होगा। ये 99 है। आगे है 100, टाइम फॉर पेमेंट इन फुल, द फुल पेमेंट ऑफ द परचेज मनी शैल बी पेड बाय द परचेजर बिफोर द क्लोज ऑफ द 30th डे फ्रॉम दैट ऑन विच ही वाज डिक्लेयर्ड टू बी परचेजर। 30 दिन दिए जाएंगे कि सारी पेमेंट दो, उसको ये टाइम दिया जाएगा इसको 100 में, ठीक है। प्रोसीजर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर वो डिफ़ॉल्ट में पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, फिर वही 98 वाले जो 100 और 98 वाली बात है, दोनों में 25% नहीं देता, 98 में हमने कहा था और 100 में उसने कहा था फुल पे करो 30 दिन के अंदर। 25% तो वो देगा, तो वो हाँ वो कह रहा है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ परचेजर मनी अंडर द पीरियड मेंशन इन 100, द डिपॉजिट रेफर्ड इन 98 जो 25% जमा करवाया था, शेल आफ्टर डिफरेइंग द एक्सपेंसेस ऑफ सेल, सेल के खर्चे निकाल कर उसको वापस कर दिए जाएंगे। सेल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, वो 25% में से खर्चे निकाल के बाकी गवर्नमेंट ट्रेजरी में क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, उसको वापस नहीं होगा। एंड फिर इफ द कलेक्टर विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर सो डायरेक्ट बी अप्लाइड इन रिडक्शन ऑफ द एरियर्स, अगर वो कहे रिडक्शन ऑफ एरियर्स में ले आओ, द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड and the defaulting purchaser shall have no claim to property or to any part of sum of which it may subsequently be sold। वो दोबारा फिर बिड का हिस्सा भी नहीं होगा। क्लेम कर सकता है कि मैं इसको जी सब्सिक्वेंटली सेल। जी। फिर रिपोर्ट ऑफ सेल ऑन कमिश्नर, जब सेल होनी है तो फिर कमिश्नर को रिपोर्ट की जाएगी। एवरी सेल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी अंडर दिस चैप्टर शैल बी रिपोर्टेड बाय द कलेक्टर टू कमिश्नर। फिर एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल, ये भी की जा सकती है, कहता है एट एनी टाइम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल एप्लीकेशन में बी मेड टू द कमिश्नर टू सेट असाइड द सेल ऑन ग्राउंड सम मटीरियल इरेगुलरिटी और मिस्टेक इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट। अच्छा सर, वो 25% उसको डिक्लेयर कर दिया परचेज, इसके बाद उसको 30 days दिए फुल पेमेंट, हाँ ठीक है। अब ये जो सेट असाइड करने के लिए वो 30 दिन है, उसी 30 दिन में आ सकता है, जब तक फुल परचेज नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या आ सकता है। अच्छा, जब फुल परचेज हो जाएगी तो उसके बाद नहीं आ सकता, क्लोज हो जाएगा। फिर a sale not be set aside, a sale shall not be set aside on any of the grounds specified in subsection 1 unless the applicant prove to be satisfaction of the commissioner that he has sustained substantial injury by reason of irregularity or mistake। मतलब मैं जनाब इस वजह से नहीं आ सकता, जैसे हम अक्सर कहते हैं डिले क्यों हुआ, वो सारी बात। और ऑर्डर कन्फर्मिंग आर सेटिंग असाइड सेल 104 कहता है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, सेल की डेट के बाद, इफ सच एप्लीकेशन आर इज मेंशन इन 103 जो एप्लीकेशन सेट असाइड की आई है, हैज़ नॉट बीन मेड, अगर आई नहीं तो फिर आर इफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड एंड रिजेक्टेड, आई और रिजेक्ट होगी, द कमिश्नर शैल मेक एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द सेल एंड इफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड एंड अलाउड, अगर अलाउ हो गई तो कमिश्नर शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग साइड द सेल, फिर सेट असाइड कर दो। उस सूरत हाल में जो उसका डिपॉजिट अमाउंट है 25% वो से वापस कर, हाँ फिर तो वो सेटिस्फेक्शन के बाद वो फिर उसके करेंगे ना, वो नीचे आ जाता है, जो प्रोक्लेमेशन का खर्चा वगैरह वो क्या है, वो लेंगे ना, जो पैसे दे रहा है उससे तो लेंगे मतलब फिर जो दूसरा आएगा उससे लेंगे डेफिनेट।
डेफिनेट इफ एनी टाइम जरा उससे तो नहीं। हाँ, if at any time within 30 days from the date of sale the defaulter pays the arrears in respect of which the property has been sold together with the cost incurred in the recovery of the arrear, the commissioner shall make an order setting aside. ओके सर, यानी कि वो उसी से लिए सेल के बाद भी 30 दिन उसको मिलेंगे 30 दिन में अगर वो आ जाता है, पे कर देता है तो फिर भी, क्योंकि पहला राइट उसी का ही है, होल्डिंग उसको मिल जाएगी और वो सब कुछ उसको मिलेगा। अब रिफंड और डिपॉजिट ऑफ परचेज मनी व्हेन सेल सेट असाइड, वो आपकी बात 25% वाली या फुल पे कर दी, फिर ये किसमें सर? 105 फाइव में। जी 105 अब शुरू कर रहे हैं, ये रिफंड है, ठीक है सर। ठीक है। अब कहते हैं वेयर व्हेनेवर द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज नॉट कंफर्म्ड और सेट असाइड द परचेजर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव बैक हिज डिपॉजिट और हिज परचेज मनी एज द केस में बी, या सारी परचेज मनी आ गई या सिर्फ डिपॉजिट 25% तो वो उसको वापस वो किया, इंटाइटल्ड है। और फिर है प्रोक्लेमेशन आफ्टर पोस्टपोन और ऑन रीसेल, फिर रीसेल पे प्रोक्लेमेशन, फिर दोबारा वही सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, वही 96, 101, 104 वाला सारा प्रोसीजर फिर जिसकी होल्डिंग है डिफॉल्टर कोई अगर वही मतलब ले रहा है दोबारा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, तो फिर तो अदरवाइज रीसेल। हाँ ठीक है सर। ठीक है। वो कहता है मेड अ सेल मेड आफ्टर पोस्टपोन अंडर 96, पोस्टपोन किया था 96 में, ठीक है, या आर रीसेल सब्सिक्वेंट ऑन द परचेजर डिफॉल्ट 101, वो 101 के डिफॉल्टर पे हो हाँ, फिर रीसेल आर ऑन द सेटिंग असाइड ऑफ 104, उसके बाद शैल बी मेड आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश प्रोक्लामेशन, वो 94 में अगेन फ्रेश प्रोक्लामेशन होगा, ठीक है। फिर ऑन कन्फर्मिंग ऑफ सेल पोजेशन एंड सर्टिफिकेट टू बी ग्रांटेड टू परचेजर, उसको फिर उसको सनद सुल्तानी मिल जाती है, क्या मिल जाती है? सनद सुल्तानी। इसको सर अगर कुछ भी नहीं होता, जो परचेज़र है परचेज़ कर लेता है, कोई भी नहीं आता, तो फिर उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है, उसको और किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं रहती, ना इंतकाल की, वो जो होगा वो सर्टिफिकेट ही उसके लिए इनाफ होगा, वही उसके टाइटल डॉक्यूमेंट है। कहता है आफ्टर अ सेल हैज़ बिन कन्फर्म्ड, ये 107 पढ़ रहे हैं, in the manner aforesaid the collector shall put the person declared to be the purchaser into possession of the property sold and shall grant him a certificate to effect that he has purchased that property. The certificate shall state whether or not the property was sold for the recovery of area due in respect thereof, and if it was so sold shall set forth the encumbrances, grant, contract, कुछ भी है वो लिखेंगे, इफ़ एनी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, जैसे 89 में प्रोक्लेमेशन हमने किया था उसके मुताबिक वो सारा लिखेंगे। एंड फिर सर्टिफिकेट शैल बी डीम टू बी वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बट नीड नॉट टू रजिस्टर्ड एज एन कन्वेंस। उस मैंने जैसे पहले बता दिया कि जैसे हम कन्वेंसिंग और प्लीडिंग कन्वेंस लिखते हैं ना कि इससे ये खरीदा, मैं इसका इंतकाल कराऊँ, वो कह रहा है इसको उस तरह रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको सनद सुल्तानी कहा जाता है। हाँ, फिर एनी सूट ब्रॉट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द सर्टिफाइड परचेजर ऑन द ग्राउंड दैट परचेज वाज मेड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन अदर देन सर्टिफाइड परचेजर शैल नॉट बी मेंटेन। अच्छा, उसके अगेंस्ट कोई आप सूट भी नहीं हो सकता। द सर्टिफिकेट सर्टिफाइड परचेजर ऑफ एनी मूव प्रॉपर्टी शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑल रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, वो तो डेफिनेटली उसने ले लिया तो फिर होगा। 108 सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल आर्टिकल्स, ये तो सेल थी सारी इमूवेबल की। अब अगर मूवेबल है या गल सड़ जाने वाली पेरिशेबल कुछ आर्टिकल्स हैं तो उनकी सेल, वो कहता है फिर सेम वो 92, 93, 94, 95, 6, 7, 103, 104, 105, 106, ये सारे के सारे उस पर सारी प्रोविजन है, हाँ वो सारे के सारे इस पर लागू होंगे। एंड फिर एंड इफ रेफरेंस टू द कमीशन इन सेक्शन 103, जैसे हमने 103 में सेटिंग असाइड वाला, हाँ 103 सेटिंग असाइड, एप्लीकेशन सेटिंग असाइड 103 में सेटिंग असाइड के, वो 102 में है, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड 104 या कन्फर्मिंग ऑर्डर सेटिंग असाइड है, दोनों में वर रेफरेंस टू द कलेक्टर, ठीक है। रेफरेंस टू द कमिश्नर अगर देंगे तो वो ऐसा ही होगा जैसे वो कलेक्टर को रेफरेंस दिया गया,
और उसके बाद इन केस ऑफ सेल ऑफ एनिमल, अगर तो जानवर बेचे जा रहे हैं, द पीरियड ऑफ 30 डेज प्रेस्क्राइब 95, ये 95 में जो टाइम है 30 दिन, प्रेस्क्राइब वर्थ पीरियड ऑफ 10 डेज, अच्छा एनिमल्स की सूरत में 10 days 10 दिन। हाँ ठीक है। पेरिशेबल आर्टिकल शैल बी सोल्ड बाय ऑक्शन with the least possible delay ओके सर। in accordance with such order as may from time to time made by the collector either generally or specially in the behalf and the sale of such article shall be finally concluded on the spot by the officer conducting such sale and shall not require confirmation। ठीक है। and mode of payment for movable property when sale is concluded on the spot, तो फिर उसकी पेमेंट जैसे उसमें तो 25% कहा था, वो कह रहा है when the sale of any perishable article is finally concluded by the officer conducting the same, the price of every lot shall be paid for at the time of sale or as soon thereafter as the said officer may fix, and in default of such payment the property shall forthwith be again put to the auction and sold। अगर वो नहीं दे रहा तो दोबारा फॉरन सेल करो। On payment of the purchase money, the officer conducting the sale shall grant a receipt for sale and the sale shall become absolute and against all persons whatsoever, whomsoever, जिसको मर्जी दे वो absolute sale हो जाएगी। And mode of payment for movable property when sale is subject to confirmation, अगर सेल कन्फर्मेशन के लिए जानी चाहिए तो फिर उसका मोड पेमेंट का क्या है। कहता है इन केस ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन पेरिशेबल आर्टिकल्स, मतलब गलने सड़ने वाली खराब होने वाली चीज़ नहीं है, तो फिर द पार्टी हु इज़ डिक्लेयर्ड टू बी द परचेजर शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इमीडिएटली 25%, वही बात, on the amount of his bid, and in default of such deposit the property shall forth will be again put in auction and sold, and the full payment of purchase money shall be paid by the purchaser before the close of 7th day after the information informed of the shall having been confirmed। अब ये 7 दिन है, उधर 30 दिन थे, यहाँ 7 दिन है, और एनिमल्स में 10 दिन है। and if said day be Friday the other holiday then before the close of first working day of after such day, फौरन उसके बाद, and on receipt of full amount of the purchase money the purchaser shall be grant a certificate receipt of the sale and the sale shall become absolute and against all person whatsoever। और proceeds of sale, अब जो पैसे सेल के आएंगे उसका क्या करना है, वो कह रहा है when any sale of movable property under this chapter has become absolute or when sale of immovable property has been confirmed, दोनों सूरतों में 111 पढ़ रहे हैं, the proceed of sale shall be applied in the first place to the payment of any arrears, पहले उधर दी जाएगी, फिर including costs incurred for recovery thereof due to government for defaulter at the date of confirmation of sale, whether the arrears are land revenue or some recoverable or arrears of land revenue and the surplus जो भी है, if any shall be paid to the person whose property has been sold, or if the property sold was owned by more than one person then to the owners either collectively or according, तो फिर उनको उस तरह बांटी जाएगी। the surplus shall not except under the order of court be paid to the collector of person whose property has been sold। ठीक है, जो सरप्लस है वो shall not except order of court be paid to collector, उसको नहीं दिया जाएगा। अगर और कोर्ट कहता है जी इसको दे दो तो दे देना चाहिए उसको कलेक्टर को, अदरवाइज सरप्लस उसको नहीं जाएगा। एंड इफ द प्रोसीड ऑफ सेल फॉल शॉर्ट, अब ये तो सरप्लस हो गई थी ना, अगर कम रहेगी तो फिर उसने कहा फॉर सच एरियर आर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 द बैलेंस रिमेनिंग ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर मे बी रिकवर फ्रॉम हिम बाय फर्दर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर आर बाय एनी अदर मीन्स ऑथोराइज्ड बाय लॉ, या और प्रॉपर्टी कोई है तो वो सेल होगी, या और या कानून जिस तरह कहता है उस तरह होगा। फिर क्लेम टू अटैच्ड मूवेबल प्रॉपर्टी हाउ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये क्लेम डिस्पोज ऑफ कैसे होगा, कहता है इफ एनी क्लेम शैल बी सेट अप बाय अ थर्ड पर्सन टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई आ जाता है मेरी है जनाब, क्लेमेंट आ हाँ
attached under the provision of this chapter, the collector shall admit or reject his claim on any inquiry. जैसे 27 में इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी करके एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. If the claim be admitted wholly or partially, the property shall be dealt with accordingly, and except in so far as it is admitted, the property shall be sold, and the title of the purchaser shall be good for all purposes, and the proceeds shall be disposed of in accordance with the provision of section 111. फिर उसके मुताबिक उसको पैसे उसको दे दिए जाएंगे अगर एडमिट होती है तो क्लेमेंट को. ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपील रिव्यू रिवीजन, इंशाल्लाह उसकी तरफ चलेंगे. थैंक यू वेरी मच.